नीतीश कुमार जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन देकर हमें अनुग्रहित करें। स्वागत। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय मंत्री कृषि तथा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग श्री प्रेम कुमार जी, पूर्व मुख्य सचिव और अब बिहार विकास मिशन में मुख्यमंत्री के परामर्शी श्री अंजनी कुमार सिंह जी, बिहार के मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, कृषि विभाग के सचिव श्री एन श्रवण कुमार जी, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी जी, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित बॉरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया के प्रबंध निदेशक श्री ए.के. जोशी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति श्री आर.सी. श्रीवास्तव जी, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के माननीय कुलपति श्री अजय कुमार सिंह जी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा जी, कृषि निदेशक श्री आदेश इतरमारे जी, जो अब आदेश टी जी कहलाते हैं, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, हम तो टी देख के घबरा जाते हैं से तीतरमारे, इस कार्यक्रम में उपस्थित कृषि विभाग के सभी अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी कृषकगण, कृषि वैज्ञानिकगण, अन्य कर्मीगण और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए 8 जिले के कृषि विज्ञान केंद्र एवं बीसा फार्म समस्तीपुर में उपस्थित सभी कृषि वैज्ञानिक पदाधिकारी, सभी कृषकगण और यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, मैं आज कृषि विभाग को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं और उनको बधाई देता हूं कि इन्होंने मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम का आज से विधिवत उद्घाटन ही नहीं किया, काम प्रारंभ कर दिया है। और अभी हमारे कृषि विभाग के सचिव जब आज के कार्यक्रम के बारे में शुरू में ही बोल रहे थे तो इन्होंने कुछ जानकारी दे दी थी। हम लोग मार्च 2016 में ही बॉरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया का जो पूसा केंद्र है उसमें गए थे और उस समय हमारे चीफ सेक्रेटरी जो थे, जो आज भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, ये भी थे और कृषि विभाग के अन्य लोग भी थे, कई लोग थे और वहाँ हम गए थे। और जो काम वहाँ बीसा में हो रहा है और 150 एकड़ जमीन में वो काम करते हैं, विशेष तौर पर गए थे सारे काम को देखने के लिए, क्योंकि आप लोगों को ये भी शायद पता नहीं होगा, हम तो शुरू से लगे हुए थे। बॉरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया बने, उसका केंद्र तो बिहार में बने, पूसा में बने, हम इसके लिए बहुत प्रयासरत थे और इसलिए प्रयासरत थे कि जब अंग्रेजों का राज था तो उन लोगों ने पूसा का ही चयन किया। पूसा जगह नहीं है, नाम ही पूसा उसका पड़ा उसके बाद ही, तो उस जगह पर ही लोगों ने जब चयनित किया था यहाँ पर कृषि पर अनुसंधान हो, आज़ादी के पहले। और बाद में जब 1934 में भूकंप आया तो फिर उसके बाद उसको दिल्ली में लोगों ने शिफ्ट कर लिया। उस जगह को भी अब वो राजेंद्र नगर कहलाता है और उस जगह को वहाँ भी पूसा ही कहते हैं। तो हम लोगों को लग रहा था कि भाई ये जगह तो बहुत इम्पोर्टेंट है और समस्तीपुर का जगह कृषि के क्षेत्र में मेरी समझ से बहुत खास है
और जब उसकी कुछ खासियत है तभी तो अनुसंधान के लिए आज़ादी के पहले भी लोगों ने जगह का चयन किया था पूरे देश में। तो हम तो चाहते थे कि भाई बॉर्लॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया जो बने वो वहीं बने, और सबको मालूम है कि वैज्ञानिक आए हुए भी वहाँ थे, हम उनके साथ थे, हम केंद्र में कृषि मंत्री थे, ले करके उनको वहाँ गए थे, और जो कुछ भी रास्ते पर हेलीकॉप्टर से उन्होंने देखा उस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की। और जब उनके सम्मान में दिल्ली में कृषि मंत्री के रूप में हमने आयोजित किया था रात के डिनर का, तो कौन वैज्ञानिक नहीं आए थे देश। बाद में तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति बने थे, उस समय वैज्ञानिक तो सब आए थे वहाँ, और एक एक चीज तो हमको लगा कि अब वो नहीं है, और उन्हीं की स्मृति में बॉर्लॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया बन रहा है, तो उसका केंद्र तो पूसा ही बने। लेकिन खैर आप जानते ही हम लोगों की बात कहाँ कोई जल्दी सुनता है। 3 जगह सेंटर बन गया उसका, चलो कम से कम एक पूसा में भी सेंटर बनाना स्वीकार कर दिया, लेकिन देश में 3 सेंटर बन गया। तो खैर, तो पूसा में जो काम हो रहा था उसके बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी मुझको मिली थी, और जिसके बारे में अभी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, मंत्री जी ने और अन्य हमारे अधिकारी ने, सब ने इस बात के बारे में बताया कि बिहार की जो स्थिति धीरे धीरे हम लोग देख रहे थे जलवायु परिवर्तन का, क्लाइमेट चेंज का, हम लोग तो इसके बारे में चर्चा निरंतर कर रहे हैं। कैसी स्थिति हुई थी 2007 में, फ्लड आया और 22 जिला प्रभावित था, 2.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए। 2008 में पूरा कोसी ट्रेजेडी आई, और उसके बाद अनेक वर्षों में, एक साल तो आ गया 2016 में, तो गंगा नदी का जल स्तर इतना ऊंचा उठा कि गंगा नदी के दोनों किनारे वाले शहरों में अनेक जगहों पर, अब मेरा जन्म तो हुआ है गंगा नदी के किनारे ही, पटना जिला में बख्तियारपुर में, बचपन से वहीं पढ़े हैं, लेकिन पहली बार देखा कि साहब पानी फैल गया है, बाजार में पानी आ गया। तो ये सब स्थिति जो नया दृश्य देखने को, और जिस तरह से 17 में फ्लड आया, फ्लैश फ्लड, 18 में सूखा, 534 ब्लॉक में से 280 ब्लॉक को हम लोगों ने सूखाग्रस्त घोषित किया, और पिछले वर्ष भी हम कह रहे थे कि सूखा की स्थिति आएगी, आ गया। इस बार भी हम बहुत इस बात को लेकर के परेशान थे, और शुरू से हम कह रहे थे कि मौसम ठीक नहीं रहेगा। तो इसके बाद आप देख लीजिए जुलाई में क्या आ गया। हम लोगों ने तो जलवायु परिवर्तन को लेकर बिहार में सभी दलों के माननीय विधायकों, विधान पार्षदों के साथ मीटिंग रखी 13 जुलाई, और जिस दिन हम लोग मीटिंग कर रहे थे और जलवायु परिवर्तन की जो स्थिति है उस पर चर्चा 8 घंटे किया, और उसके बाद यह हम लोगों ने तय किया कि जल जीवन हरियाली अभियान चलाएंगे, और उसी दिन खूब वर्षा हो गई 12 जिला में। ऐसी वर्षा हुई कि रात नहीं सुबह आते आते पता चला हमको मधुबनी जिले में कि पानी इस तरह से घुस रहा है, ये कमला बलान का और कमला नदी का, और क्या स्थिति हो रही है। तो फिर तो हम गए देखने, वहां हमने देखा कलेक्टर खड़े हैं, एक एक चीज क्या नहीं देखा हम लोगों ने उस समय की स्थिति। अब उसके बाद पूरा ड्राउट की स्थिति उत्पन्न हो गई, ड्राउट की स्थिति उत्पन्न हो गई। उसके बाद फिर गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने लगा, और गंगा नदी का जल स्तर खूब, और कई जिलों में वो गंगा नदी का पानी अंदर चला गया। और उसके बाद सितंबर के अंत में जो फिर भीषण वर्षा हो गई, यानी एक तो वर्षा नहीं होती है, और जब वर्षा होती है तो भीषण वर्षा होती है। तो इसलिए जिसको हम बराबर कहते हैं फ्लैश फ्लड है, ये नॉर्मल फ्लड नहीं है, ये अचानक ऐसा होता है। आप देख लीजिए 1917 में ये फ्लैश फ्लड कैसा था, जो नेपाल की तराई में, और जो पूरा का पूरा हम लोगों का सीमावर्ती इलाका है नेपाल से जुड़ा, उसमें कैसी वर्षा हुई। लोग अररिया वगैरह में तो परेशान थे कि वर्षा ही नहीं हो रही। 1917 में जब वर्षा होने लगी तो लोगों को बड़ा प्रसन्नता हुई कि चलो अब वर्षा होने लगी, लेकिन इतनी वर्षा होने लगी, इतनी वर्षा होने लगी कि अररिया में, किशनगंज में, पूर्णिया में क्या स्थिति उत्पन्न हुई, क्या स्थिति चंपारण में उत्पन्न हो गई, कई जिलों में कैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, अनेक जिलों में। तो ये जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो स्थिति आ रही है, ये हम सब लोगों ने देखा है, और इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए लगातार हम देख रहे थे।
भाई क्या स्थिति थी पहले? 15 जून को हम लोगों को जब छात्र जीवन है तब से मालूम है कि कहा जाता था कि बिहार में जो मानसून शुरू होगा वो 15 जून से शुरू होगा, और पहले शुरू भी होता था, लेकिन बाद में 15 जून के न जाने कितने दिनों के बाद इसकी शुरुआत होती है। तो अनेक प्रकार की जो स्थिति पहले थी, और पहले क्या था, एवरेज रेनफॉल साल में 1200 से लेकर 1500 मिलीमीटर के बीच में बिहार में होता था। अब क्या हुआ है, 30 साल का अगर एवरेज देखिए, हमारे मौसम विज्ञान विभाग वाले, उसके हिसाब से तो लगभग 1017 मिलीमीटर की स्थिति औसत अब बिहार की हो गई। लेकिन हमने कहा कि पिछले 13 वर्षों का देखिए, तो पिछले 13 वर्षों का देखने के बाद हो गया है 901 मिलीमीटर। अब सोचिए कहां से कहां स्थिति पहुंच गई, 1500 मिलीमीटर से कहां पहुंच गए हम लोग 900 मिलीमीटर। और बिहार को हम लोग मानते थे कि पानी के दृष्टिकोण से बहुत ठीक ठाक है, सब लोग मानते हैं भाई बिहार में क्या पानी का संकट है। लेकिन जब इस बार हम लोगों ने देखा कि भाई भूजल स्तर जो नीचे जा रहा है, और तो छोड़ दीजिए गंगा नदी के दक्षिणी इलाकों को, दक्षिण बिहार की स्थिति, उत्तर बिहार में जहां भूजल स्तर बहुत ऊंचा है, जब पता चला कि दरभंगा जिले में भी भूजल स्तर नीचे जा रहा है, तो हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय था कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, इसका दुष्प्रभाव बिहार पर पड़ रहा है। और तभी हम लोगों ने जो हमने जिसकी चर्चा की 13 जुलाई को सम्मेलन मीटिंग की, और उसके बाद जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत हम लोगों ने कराई है। और उसी जल जीवन हरियाली अभियान में इसको भी एक अंग बनाया गया है। आज जो ये जलवायु के अनुकूल कृषि की बात है, वही चीज इसको भी हम लोगों ने बनाया है कि किस तरह से इन सब चीजों को भी हम लोग इसका अंग बनाएं। अब जो जल जीवन हरियाली अभियान का जो अंग होगा, ताकि अब देख रहे हैं कि वर्षापात की कमी है, बहुत तरह से पानी का संकट उत्पन्न होने वाला है, तो बहुत सारा काम हम लोग करना हम लोगों ने शुरू किया है। उसका 11 उसमें आइटम हम लोगों ने किया और मिशन मोड में उसको लागू करना शुरू किया। और 3 साल में 24,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि राज्य सरकार खर्च करेगी। अभी जितने पोखर हैं, तालाब हैं, सबका जीर्णोद्धार, उस पर कब्जा हो गया, उसको चिन्हित करके, आहर पैन पर कब्जा हो गया, उसको चिन्हित करके उसका जीर्णोद्धार करना, ये सब काम हम लोग शुरू कर रहे हैं। उसके अलावे सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार, और फिर जो कुएं, चापाकल, नलकूप के किनारे सोख्ता का निर्माण, ताकि पानी नीचे की ओर जाए, सोख्ता बनाएंगे। तो ये भी हम लोगों ने उसका कार्यक्रम का अंग बनाया है। तो अनेक चीजों को किया है। फिर छोटी नदियां हैं, जंगल, पहाड़ी क्षेत्रों में जल संचरण हेतु हम लोगों को डैम का निर्माण, चेक डैम का निर्माण, और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम, ये सब काम हम लोगों ने शुरू किया है बड़े पैमाने पर, और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, और उसी में हम लोगों ने यह काम किया है कि मौसम के अनुकूल कृषि हो। आज जो दुष्प्रभाव है बिहार में, सबसे पॉपुलर क्या है, धान और गेहूं, और कुछ इलाके में 10% मान लीजिए मक्का। लेकिन मुख्य रूप से अब यही है, ये पहले नहीं था, लेकिन धीरे 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 कुछ दशक में यही स्थिति आ गई। पहले कहाँ गेहूं यहाँ होता था, लेकिन कुछ हालत में, कुछ दशकों में ये स्थिति आ गई। अब सब जगह यही है, वर्षा हो ही नहीं रही है, तो धान की रोपनी में समस्या। अगर आपने धान रोप भी लिया तो उसके बाद मुश्किल हो जाएगा, या तो सूखा पड़ गया या फ्लड आ गया। तो सारी स्थिति जो हो रही है, और समय पर जो कुछ भी काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। तो ये प्रारंभ से ही हम लोगों को ये लग रहा था कि साहब हम लोगों को लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि ये जो मौसम में बदलाव हो रहा है, तो मौसम के अनुकूल ही कृषि के बारे में जरूर इस पर अनुसंधान होना चाहिए, काम होना चाहिए, और लोगों को प्रेरित करना चाहिए, लोगों को सुझाव देना चाहिए। तो जब हम गए 2016 के मार्च में देखने के लिए पूसा में, बॉरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया का जो पूसा केंद्र है, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। जो 150 एकड़ में अनेक प्रकार से, और बार बार हमने इन लोगों को कहा कि भाई इसके लिए क्रॉप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यानी क्या होना चाहिए,
आज जब अगर धान और गेहूं के बारे में लोगों का सोच है ज्यादा, तो इस तरह का जो साइकिल है क्रॉप का, इसमें बदलाव होना चाहिए, फसल चक्र का बदलाव होना चाहिए। कौन सा फसल करना बोना चाहिए जिससे उनको लाभ मिलेगा, किसी प्रकार का उनको नुकसान नहीं होगा, बल्कि उनकी आमदनी और बढ़ेगी। तो ये जो वहाँ काम हमने देखा, हमने कहा कि बहुत अच्छा काम है और इसके आधार पर हम लोग इस पर काम करना चाहते हैं। और इनके जब आए हुए थे डायरेक्टर, तो उनके साथ हमारी बातचीत हुई और उसमें भी हमने चर्चा की थी और उसके बाद हम देखने गए थे और बाद में इस पर काफ़ी काम हुआ। तो बीच में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या इन लोगों के साथ जो जितना तेजी से काम होना चाहिए था, उतना तेजी से काम हो नहीं रहा था। और उसके बाद जब हमारे सामने प्रस्ताव लाए तो हमने देखा कि इसमें तो फसल चक्र वाली बात ही गौण। तो हमने कहा कि भाई मौसम के अनुकूल कृषि, हम क्यों मौसम के अनुकूल कृषि होगी, तो जो सबसे बड़ी बात है किसानों के लिए, खेती करने वालों के लिए, वो तो है कौन सा फसल लगाना चाहिए, फसल चक्र क्या होना चाहिए। तो फिर हमने कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, इसमें जब तक उन चीजों को आप शामिल नहीं करते हैं तो इसका कोई महत्व नहीं। बाद में ये लोग फिर स्वीकार किए और अब जो कृषि विभाग ने काम किया हमारे यहाँ, इन लोगों ने काफी उस पर परिश्रम किया, सब लोगों के साथ विचार विमर्श किया और चारों जो लोगों को इसमें शामिल किया गया, जिसका जिक्र कर दिया, जो बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया का पूसा केंद्र है वो इसमें है। फिर हमारे कृषि के 2 विश्वविद्यालय है, एक अब राष्ट्रीय केंद्रीय विश्वविद्यालय हो चुका है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, और दूसरा राज्य का विश्वविद्यालय है कृषि विश्वविद्यालय सबौर, और तीसरा हम ही जब कृषि मंत्री थे श्रद्धेय अटल जी के टाइम में, तो आईसीआर का रीजनल सेंटर पटना में खोलने का हम लोगों ने निर्णय लिया था। हालांकि बात जान लीजिए, वो जितना बड़ा आईसीआर का सेंटर, रीजनल सेंटर बनाने के बारे में हमने फैसला कर लिया था पूरे बिहार में, और यहाँ के लिए जो सेंटर बनाने का निर्णय लिया था, काम तो शुरू हो गया था, लेकिन बाद में आप जानते हैं कोई काम आप कीजिएगा तो आपके बाद जो आने वाले हैं उसको ठीक से उतना दूर पर करेंगे, नहीं किए उसके बाद उतनी दूरी पर नहीं ले गए, वरना किसी को आईसीआर जाने की जरूरत नहीं थी। ये जितना ईस्टर्न स्टेट्स थे सब के लिए वही केंद्र हो जाता आईसीआर, और इस प्रकार का केंद्र हम लोगों ने उसको बनाने की योजना बनाई थी। खैर ये योजना बनी थी 2000 की, नहीं आगे हुआ। 2004 के बाद जिन लोगों को मौका मिल गया काम करने का, वो उसको उतने दूर पर नहीं ले गए, हम लोग पीछे पड़े रहे तो कुछ हद तक हो गया। तो खैर अब जो भी है आईसीआर का हमारा रीजनल सेंटर, तो रीजनल सेंटर के साइंटिस्ट को भी इसके साथ हम लोगों ने शामिल किया है और चारों समूह मिलकर, और पूसा में चूंकि काम हो रहा है, इसको देखेंगे कि बिहार के कंटेक्स्ट में, बिहार के संदर्भ में क्या बेहतर है। वो एक जगह काम कर रहे हैं, एक जगह के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हर जगह हम लोगों को देखना। तो अभी इन लोगों ने 8 जिलों का चयन किया जिसका जिक्र कर दिया, और हमने शुरू से ही सुझाव दिया कि देखिए इसको शुरू करिए कृषि विज्ञान केंद्र से, क्योंकि वो हमारे हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है। तो उस कृषि विज्ञान केंद्र से आप काम शुरू करिएगा, तो कृषि विज्ञान केंद्र का एक ट्रैक्शन है, उसके प्रति आकर्षण है कृषकों के मन, तो उनको आप दिखला सकते हैं। तो इसलिए कृषि विज्ञान केंद्र को, और फिर हर सेंटर वो बन गया, तो वहां पर तो 1 हेक्टेयर में ये लगातार काम करते रहेंगे 50 वर्ष तक निरंतर रूप से, और भी काम करेंगे, और हर जगह 5-5 गांव का को चुन करके ये वहां मौसम के अनुकूल कृषि का जो काम शुरू करवाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, और अगर वहां पर सब कुछ लोगों को दिख जाएगा तो उसका लाभ लोग ले पाएंगे। आज जल्दी समझाना बड़ा मुश्किल होता है, कितना भी समझाइए लोग जल्दी नहीं समझते। अब ये जो हो जाता है फसल अवशेष को जलाना, पराली जिसको कहते हैं, वहां हम लोग पुआल कहते हैं, क्या जला रहा है भाई। ये तो शुरू हुआ था, ये काम तो शुरू हुआ था पंजाब और हरियाणा से, धान की खेती करने लगे और वहां से ही शुरू हुआ था। अब उसके बाद हमने देखा कुछ साल पहले कि ये सिलसिला शुरू हुआ अपने यहाँ रोहतास और कैमूर में। हमने सबको कहना शुरू किया कई वर्ष पहले कि भाई ये देखिए ये ठीक काम नहीं। अब लास्ट ईयर तो हम लोगों ने ये तय कर लिया, और इस साल की भाई ये बहुत है और इस पर मुझे खुशी है
कि कृषि विभाग ने बड़ा अच्छा एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी किया कि जो फसल अवशेष का प्रबंधन किस तरह से होना चाहिए। और मुझे खुशी हुई देख करके कि वह उस कार्यक्रम में पंजाब और हरियाणा से भी लोग आए हुए, दुनिया के 7-8 मुल्कों से लोग आए हुए थे, साइंटिस्ट आए हुए थे, और सारे लोगों ने चर्चा की। और उसके बाद बिहार में हम लोग चाहते हैं कि लोगों को प्रेरित करें, लेकिन उसको क्या कीजिएगा, ये कंबाइन हार्वेस्टर का जो प्रयोग होता है, और बिहार में भी 1300 कंबाइन हार्वेस्टर है, वो जरा ऊपर से ही काटता है, वो नीचे छोड़ देता है, छुटा रहता है। तो उसके बाद लोगों को लगता है कि इसको हम काटें क्यों, काटने वाला मजदूर नहीं है। ऐसे भूसा बनता था भाई, आज भी। अब ठीक है कि पहले जैसे जितना जानवर होता था नहीं, बैल पहले बहुत रहता था, अरे भाई कम से कम गाय या भैंस तो है ना जी, और उसकी संख्या तो हम लोग बढ़वा ही रहे हैं ना। तो इसलिए, लेकिन अब फिर भी पता नहीं क्यों दिमाग में बात आ जाती है। अब असल जो कंबाइन हार्वेस्टर लेकर के पंजाब से आया, अब वो कंबाइन हार्वेस्टर चलाने वाले लोगों ने जो सलाह दे दिया लोगों को, हमको लगता है उसी से भ्रमित होकर लोग करते हैं। अब पिछले साल तो हम देखे कि पटना जिला में या नालंदा जिला में शुरू है। अब इस बार हम आपको क्या बताएं, अब नॉर्थ बिहार के भी कुछ जगहों पर हम देखते हैं, बहुत बुरा लगता है। चुनाव का जो दौर चल रहा था उस समय तो रबी खत्म हुआ था, उसके बाद का, अब आजकल खरीफ के बाद का, तो कई जगह पर हम देख रहे हैं, जो हमारे साथ रहते हैं उनको सबको दिखाते हैं कि देख लीजिए। अगर लोगों का मोबाइल रहता ही, हमके ले लीजिए मोबाइल पर फोटो, आजकल तो सब काम मोबाइले से होने लगा। अब तो टेलीविजन भी मोबाइले पर चला रहे हैं, सब कहते हैं ऊपर से कि ले लीजिए मोबाइल से फोटो। ये पता चलेगा क्या स्थिति है। हम लोग इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को कि फसल अवशेष को मत जलाइए, लेकिन जलाने की बात पड़ रही। अरे हम लोग हर तरह की मदद करेंगे। और जान लीजिए, इसके बारे में हम लोगों ने अभी, हमारे कृषि विभाग ने यह प्रस्ताव लाया, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी कि जो इससे आप राहत आपको मिलेगी, 3-4 बात बता देते हैं आपको। बुआई के लिए हैप्पी सीडर और जीरो टीलेज मशीन, अभी जीरो टीलेज का ही दिखा रहे थे, और आपको हैप्पी सीडर का, तो बुआई के लिए वो उस 2 प्रकार की मशीन। फसल अवशेष को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर खेत में बिछाने के लिए एक होता है रोटरी मल्चर, ये दूसरा यंत्र है। तीसरा है फसल अवशेष को इकट्ठा करने के लिए स्ट्रॉ रीपर और स्ट्रॉ बेलर, और चौथा है फसल काटने एवं बंडल बनाने के लिए रीपर कम बाइंडर यंत्र। ये 4 प्रकार के यंत्र हैं, इसको प्रचारित करना। अब इसको अगर हम लोग प्रचारित करेंगे तो ये नौबत नहीं आएगी, वो सब के सब उसका फसल अवशेष का सदुपयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार के यंत्र को खरीदने के लिए हम लोगों ने दिया है, अनुदान दे दिया है 75%। अब आप सोच लीजिए, और अगर कोई खेती में लगे हुए हैं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं और अति पिछड़े वर्ग के हैं, उनको 80% का, तो आप सोच लीजिए कि हम लोग अनुदान इतना देने को तैयार हैं। भाई और जरूरत पड़ेगी तो हम और बढ़ाएंगे, लेकिन लोग स्वीकार तो करें। अब ऐसा कैसे कि इतना बड़ा सम्मेलन देश में हो रहा है, हम लोग हर जगह कह रहे हैं, आज देख रहे हैं कुछ न कुछ जलाने के चक्कर में पड़ रहे हैं। भाई मानसिकता को बदलना पड़ेगा, और लोगों को मालूम नहीं है। जो सलाह देता है कि आप जला दो, इससे तुम्हारा खेत को फायदा हो जाएगा, बिल्कुल गलत बात है। खेत का नुकसान है, उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो क्या क्या प्रचारित करते हैं। इसलिए हम लोगों को एक अभियान के तौर पर भी इसको चलाना है। तो फसल अवशेष को लेकर जो हम लोगों ने अभियान चलाया, अब इसको भी हम लोगों ने अंग बना दिया है जल जीवन हरियाली अभियान का। और जो मौसम के अनुकूल कृषि है और उसका जो फसल चक्र है, उसके लिए जो 8 जगहों पर अब ये काम हो रहा है, और इसको पूरे बिहार में लागू करना, लोगों को प्रेरित करना। और जब लोग प्रेरित हो जाएंगे तो जरूर और बेहतर खेती करेंगे और बेहतर लाभ मिलेगा। और बिला वजह का, बहुत ज्यादा बिना मतलब के पानी की जरूरत लोगों को पड़ती है, वो नहीं पड़ेगी पानी की जरूरत। और पानी के लिए आपको जरूरत पड़ता है डीजल का। वैसे तो हम लोग तो अब कृषि के लिए भी कृषि फीडर करवा रहे हैं,
और इस साल जो जुलाई तक जिन लोगों ने एप्लीकेशन दे दिया उनको हम लोग कृषि के लिए भी एग्रीकल्चर फीडर के माध्यम से हम लोग कनेक्शन दे रहे हैं, इस साल के अंत तक दे देंगे। इसके बाद जितने लोग दे रहे हैं उनको अगले साल देंगे, यानी हर घर बिजली का कनेक्शन हम लोगों ने दे दिया। अब जो भी इच्छुक किसान हैं उनको हम लोग देने जा रहे हैं और दे रहे हैं, प्रारंभ कर दिया है उसको कृषि का, इसका बिजली का कनेक्शन कृषि के लिए। लेकिन इसके अलावे क्या जरूरत है उसमें पैसा बर्बाद करने का? कोई भी चीज के लिए अब आप देख लीजिए जो पूसा में काम किया है इन लोगों ने और जीरो टिलेज के माध्यम से जो कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो उसमें तो कितनी बड़ी बात है भाई, कोई जरूरत ही नहीं है। और जो चीज रह गया वो और काम दिखा करके दिखा रहा था। आप लोगों में से कुछ लोगों ने अगर उसको देखा होगा तो देखा होगा कि बता रहा है कि कितना फायदा है इसमें। तो इन चीजों को अगर ठीक ढंग से हम लोग प्रचारित करेंगे तो कृषि के लिए पानी की भी जरूरत कम होगी और सिंचाई करने के लिए जो और संसाधन की उनको जरूरत है उसमें कमी आ जाएगी, तो हर प्रकार से सुविधा होगी। तो इसलिए मौसम के अनुकूल खेती होनी चाहिए और जो पर्यावरण में परिवर्तन आ रहा है इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को आगे की योजनाएं बनानी चाहिए। और इसके अलावे पर्यावरण पर हम लोगों को इतना ध्यान देना है कि ये क्लाइमेट चेंज इस तरह से हमारे यहाँ नहीं हो। और उसके लिए हम लोग जो इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं जिसका जिक्र हमने आप लोगों को कह दिया। अरे भाई, झारखंड अलग हुआ तो बिहार में कितना पेड़ था, जंगल तो जंगल को और दूसरा हरित आवरण को जोड़ करके मात्र 9%। और उसके बाद हम लोगों ने हरियाली मिशन की शुरुआत की 12 से और तब जाकर हम लोगों ने 19 करोड़ पौधे लगवाए। लक्ष्य हमारा था 24 करोड़ का, लेकिन लगा 19 करोड़। तो आज तो हरियाली कवर, ग्रीन कवर बढ़ा है, हरित आवरण बढ़ा है। और अब हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान में उसको अंग बनाया है। 8 करोड़ पौधा हम लोग और लगवाने वाले हैं। और पौधा लगाने के लिए भी हम लोग यहां भी इंतजाम कर रहे हैं, बाहर से जो लाना पड़ता है पौधा। अब कितना बड़ा धन्यवाद देते हैं जो आप दिए अभी हम सब लोगों को, ये जान लीजिए कितना बढ़िया चीज है। ये है एयर प्यूरिफायर है। हाँ, तो ये इतना एयर प्यूरिफायर तो है ही, जरा जान लीजिए ये रात में भी ऑक्सीजन ही छोड़ता है, दिन में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। ये इतना बढ़िया पौधा है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से लोगों को प्रेरित करना, सब कुछ करना, तो जलवायु परिवर्तन पर भी हम लोग रोक लगा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग ये पूरा का पूरा जल जीवन हरियाली अभियान और जो ग्रीन कवर बढ़ेगा, हरित आवरण हम लोगों का, इस साल 1 करोड़ से भी ज्यादा पौधारोपण हो चुका है। तो एक एक काम जो हम लोग कर रहे हैं ताकि ये जो पर्यावरण का जो संकट उत्पन्न हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा, उसमें इस परिवर्तन में कमी आए, हम उसको बेहतर और आगे आने वाली पीढ़ी का भी हम लोग ध्यान रखें। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं और इसी के अनुरूप जैसा वातावरण, पर्यावरण की जैसी स्थिति, उसी के अनुरूप हम कृषि के क्षेत्र में जाएं और उसी के अनुरूप क्या खेती होनी चाहिए, किस प्रकार खेती होनी चाहिए, इसके बारे में अवेयरनेस लाना, जागृति लाना और प्रयोग के जरिए लोगों को दिखा देना कि देख लीजिए ये आपकी आमदनी को बढ़ाएगा और आपके हक में। तो यही है जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम और इसका आज से शुरुआत हो गया। देखिए, मेरी इच्छा बहुत दिनों से थी और 16 में जब मार्च में हम गए, शायद 13 मार्च को गए थे, जो भी डेट हो, क्या 13 मार्च, क्या अंजनी बाबू, 11 मार्च, अच्छा 11 मार्च को गए थे। तो जब गए वहां से लौट करके आए, तब से ये हमारे दिमाग में लग रहा था कि भाई जितनी जल्दी हो जाए, जितनी जल्दी हो जाए। तो चलिए, सब चीज जो चाहिएगा उतना जल्दी थोड़ी होता है, देर तो लगता ही है, उपाय क्या कीजिएगा। तो अब कम से कम इसकी शुरुआत हो गई और हमारे सब लोग इस काम में जो सहयोग कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, काम का नेतृत्व कर रहे हैं। आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए, तो मिलकर के काम कीजिए। और अभी तो जो भी राशि की जरूरत है हम लोगों ने सैंक्शन किया है और एक बात निश्चिंत रहिए, इसका परिणाम बहुत अच्छा दिखेगा
और इसके लिए किसानों को आकर्षित करने के लिए और जितनी जगहों पर हम लोगों को इसे डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़े और उसके लिए जितनी भी धनराशि की जरूरत पड़ेगी राज्य सरकार की तरफ से हम लोग उपलब्ध कराएंगे ताकि सारे किसान इसको समझ लें। और दूसरी बात है, आप लोग से हम एक आग्रह करेंगे भाई, जरा सा घूम करके आप ये जो फसल अवशेष को जो जला रहा है साहब, इसको देखते हुए जरा देखिए कि हम लोग कोई उनको सलाह तो दे ही रहे हैं, कई तरह के यंत्र के बारे में भी बता दिया, लेकिन इसके अलावे भी कोई अगर सहयोग करेंगे तब ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो उस सहयोग का भी सजेशन आप दे दीजिए ताकि हम लोग उस तरह का भी सहयोग बिहार में किसानों को कर दें कि भाई तुम अपने फसल अवशेष को जलाओ मत, क्योंकि जो फसल अवशेष है वह उपयोगी है और बहुत प्रकार के काम में उसकी उपयोगिता है। इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी, सिर्फ फसल से आमदनी नहीं बल्कि फसल अवशेष से भी आपकी आमदनी होती रहेगी। इसलिए उस क्षेत्र में भी थोड़ा सहयोग आपका होना चाहिए। और मैं जानता हूं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अनेक प्रकार के सुझाव आए और आप जानते हैं मंगला राय जी को भी हमने कहा है कि बैठ करके आप भी इन सब चीज़ों के बारे में सजेस्ट कर दीजिए, तो करिएगा तो हम लोग उसमें भी सब लोगों को मदद करेंगे। तो बहुत मुझे आज भीतर से मन से खुशी है भाई कि कम से कम इतना दिन से जो सोच रहे थे, चाह रहे थे, शुरू तो हो गया। अब मेरा तो पक्का विश्वास, हम तो कॉन्फिडेंट हैं कि ये शुरू हो जाएगा, इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव लोगों पर पड़ेगा और धीरे धीरे लोग इसकी तरफ आकर्षित होंगे और अपना रास्ता सही दिशा में ले जाएंगे। उससे पर्यावरण में भी संतुलन होगा, जलवायु परिवर्तन की जो स्थिति है बिहार में बेहतर होगी। अब आप सोच लीजिए, हम लोगों को कुछ नहीं कहना है, बहुत लोग खाली हम लोगों को आलोचना करते रहता है बिहार में कौन कौन काम। आप बोलिए, दुनिया के जो सबसे धनी आदमी और जो अपने धन का सदुपयोग दुनिया भर में अच्छा काम करने के लिए करवाते हैं, हम लोगों के आते रहे, बिल गेट्स साहब आए, अब तो हम आज सुन रहे थे, यानी वो प्रसन्न हुए और उनको मैंने अच्छा लगा, मैंने सुखद आश्चर्य लगा कि भाई बिहार में भी लोग सोच रहे हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। ये सोच लीजिए, जरा बिहार के बारे में अपना ख्याल जरा ठीक ठाक रखिएगा। कुछ आदमी को बिहार पसंद नहीं है, जान लीजिएगा। हम लोग बहुत सा सोशल रिफॉर्म करते रहते हैं, ये भी बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है। दारू बंद करवा दिया, अच्छा नहीं लगता, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो कई तरह से हम लोगों के खिलाफ बाएं दाएं करता रहता है सर। तो हम लोग जो समाज सुधार के लिए भी अभियान चलाते हैं काम के साथ साथ, उस पर भी लोग बहुत कुछ करते रहते हैं। और सब आदमी एक तरह का नहीं ना होता है भाई, आदमी का स्वभाव है ना, ये कभी है मनुष्य एक विचार का हो जाएगा, अच्छा काम करते रहिएगा तो ज्यादातर लोग उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन कुछ लोग तो इधर उधर करेगा ही, तो उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। सोचना यही चाहिए कि हम लोगों को अपना प्रयास करना चाहिए और उस प्रयास का सार्थक परिणाम निकलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, तो ये सबसे खुशी की बात होगी। तो आज जो इसकी शुरुआत हो गई है भाई, मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है और इसके लिए मैं पुनः अपने कृषि मंत्री जी को, कृषि विभाग को, आप तीनों चारों जो हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, चाहे जितने अधिकारी यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, सब लोगों को हम लोग जो बॉरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया के जुड़े हुए हों, हमारे कृषि विश्वविद्यालय पूसा के, कृषि विश्वविद्यालय सबौर के और ICAR के रीजनल सेंटर के सब लोगों को भी मैं विशेष तौर पर, और इस काम में जितने लोग साइंटिस्ट और कृषक और अन्य कर्मीगण लगे हैं 8 जगहों पर जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सबको हृदय से बधाई देता हूं। और उन 8 जगहों पर मैं इतना जरूर कहूंगा, इस काम को चलाइए और पैसे की जरूरत पड़ेगी राज्य सरकार की तरफ से हम लोग उपलब्ध कराएंगे, पीछे मत हटिएगा, तेजी से आगे बढ़िएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम